अगर हम किसी 11 साल के बच्चे के बारे में सोचें, एक आम बच्चा जिसके पेरेंट्स उसका बैग पैक करते हैं और उसे अपने घर, अपने दोस्तों से दूर किसी अनजान शहर में भेज देते हैं, जो कि अपने आप में ही एक बहुत मुश्किल फैसला लगता है। बिल्कुल। और ये कोई आम बोर्डिंग स्कूल नहीं था जहां उसे भेजा गया। ये एक ऐसी जगह थी जहां उस बच्चे को हर रोज उसकी फिजिकल और मेंटल लिमिट तक पुश किया जाना था। एग्जैक्टली, एकदम एक्सट्रीम लेवल की ट्रेनिंग। हाँ, मतलब एक ऐसी जगह जहां किसी को तब तक सीढ़ियों के 30 फ्लोर्स भागने को कहा जाए जब तक सांस न टूट जाए, या जब तक दिमाग हार मानने की भीख न मांगने लगे। सुनने में तो किसी स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म की स्क्रिप्ट लगती है ये। वही ना, पर ये कोई फिल्म नहीं है, ये हमारे आज के इस गहरे विश्लेषण की शुरुआत है। आज हम भारत के नए क्रिकेट सेंसेशन अंकुश रघुवंशी की सच्ची कहानी पर चर्चा करेंगे। और इस विश्लेषण के लिए हमारे पास ढेरों स्पोर्ट्स आर्टिकल्स, इंटरव्यूज और आईपीएल स्टैट्स के डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। सही कहा, पर हमारा मिशन आज सिर्फ उनके बनाए गए रन्स या बाउंड्रीज गिनना नहीं है। हम ये समझना चाहते हैं कि एक 11 साल के बच्चे का अपना घर छोड़कर एक 3 करोड़ का आईपीएल स्टार बनने तक का सफर आखिर काम कैसे करता है। अभी ये सच में बहुत ही फैसिनेटिंग केस स्टडी है, क्योंकि जब हम किसी यंग टैलेंट की बात करते हैं ना, तो अक्सर हमें लगता है कि उसके पास बस एक नेचुरल गिफ्ट है और वो बस मैदान पर आकर जलवा दिखा रहा है। हाँ, लोग अक्सर यही सोचते हैं। बिल्कुल, पर अंकुश की कहानी इस बात का सबूत है कि मॉडर्न क्रिकेट में नेचुरल टैलेंट सिर्फ एक एंट्री टिकट है। असली खेल तो उसके बाद शुरू होता है, जहां आपके मेंटर का रोल आता है, मेंटल कंडीशनिंग होती है और लगातार खुद को रीइन्वेंट करने की जिद होती है। तो इस स्टोरी को वहीं से अनपैक करते हैं जहां से शुरुआत हुई। दिल्ली में अंकुश का जन्म हुआ और उनके घर में पहले से ही स्पोर्ट्स का माहौल था। राइट, उनके पेरेंट्स दोनों ही स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से हैं। हाँ, उनके पिता अवनीश एक पूर्व टेनिस खिलाड़ी हैं और उनकी माँ मालिका भारत के लिए बास्केटबॉल खेल चुकी हैं। तो एक एथलेटिक फाउंडेशन तो ऑलरेडी बनी हुई थी वहाँ। डेफिनेटली, जीन्स में ही स्पोर्ट्स था उनके। पर फिर आता है वो टर्निंग पॉइंट जिसका मैंने अभी जिक्र किया। 11 साल की उम्र में उन्हें दिल्ली से मुंबई भेज दिया गया ताकि वो पूर्व क्रिकेटर अभिषेक नायर और ओमकार साल्वी के मार्गदर्शन में क्रिकेट सीख सकें। और ये डिसीजन किसी की भी लाइफ पूरी तरह बदल सकता है। मैं हमेशा इस बारे में सोचती हूँ कि मतलब किसी भी माँ बाप के लिए अपने इतने छोटे बच्चे को अकेले दूसरे शहर भेजना कितना भारी फैसला रहा होगा। बहुत मुश्किल होता है। ये पूरा कॉन्सेप्ट मुझे पुराने जमाने की गुरुकुल की याद दिलाता है, जहाँ बच्चे को सब कुछ छोड़कर अपने गुरु के पास कड़ी तपस्या के लिए जाना होता था। देखा जाए तो लगता वैसा ही है, पर ये एक बहुत ही मॉडर्न और हाईली स्पेशलाइज्ड गुरुकुल था। अभिषेक नायर के साथ अंकुश का जो रिश्ता है ना, वो एक टिपिकल बैट एंड बॉल वाले कोच का बिल्कुल नहीं है। अच्छा, थोड़ा अलग था क्या? बिल्कुल, अंकुश एक्चुअली अभिषेक नायर के घर पर ही रहे। नायर ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब उन्होंने और उनकी पत्नी ने अंकुश को अपने घर में रखा तो वो सिर्फ एक खिलाड़ी को ट्रेन नहीं कर रहे थे, वो बेसिकली एक बच्चे की परवरिश कर रहे थे। वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये एक 24/7 वाला मेंटरशिप प्रोग्राम था जहाँ क्रिकेट सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं था। और उस मैदान के बाहर की ट्रेनिंग के किस्से तो सच में हैरान करने वाले हैं। जैसे मैंने शुरू में 29 फ्लोर्स भागने का जिक्र किया था। ओ हाँ, वो वाकई क्रेजी ड्रिल थी। हमारे सोर्सेज में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि नायर उन्हें लिफ्ट से ग्राउंड फ्लोर आने को कहते थे और फिर एक स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट के अंदर 30 फ्लोर तक सीढ़ियों पर दौड़कर ऊपर आने का टास्क देते थे। सुनने में ही थकान होने लगती है। एग्जैक्टली। अब सरफेस लेवल पर तो ये बस एक बहुत ही मुश्किल कार्डियो वर्कआउट लगता है, पर मैं सोचती हूँ कि इसके पीछे कोई बहुत डीप साइकोलॉजी रही होगी। मतलब एक बैट्समैन के लिए 30 फ्लोर की सीढ़ियों का आखिर क्या कनेक्शन है? इसका कनेक्शन सीधा आपके ब्रेन केमिस्ट्री और प्रेशर हैंडलिंग से जुड़ा हुआ है। देखिए, जब आप स्टेयर्स चढ़ते हैं तो ग्रेविटी आपके अगेंस्ट काम करती है, आपके क्वाड्स बर्न होने लगते हैं, लैक्टिक एसिड बिल्डअप होता है ना। हाँ, बॉडी पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाती है। बिल्कुल, और बॉडी में जब ऑक्सीजन की कमी होने लगती है उस वक्त आपका दिमाग पैनिक मोड में चला जाता है। वो सिग्नल देता है कि बस भाई अब रुक जाओ। नायर बेसिकली उनके दिमाग को उस पैनिक मोड में स्मूथली ऑपरेट करना सिखा रहे थे। ओह, आई गेट इट नाउ। ये तो ब्रिलियंट है। सोचिए कि आप आईपीएल के 19वें ओवर में बैटिंग कर रहे हैं,
सामने 80,000 लोगों की भीड़ चिल्ला रही है और आपको 12 गेंदों में 30 रन चाहिए, वो भी तो एक एक्सट्रीम पैनिक सिचुएशन होती है ना। बिल्कुल, वहाँ तो अच्छे के पसीने छूट जाते हैं। एग्जैक्टली। तो अगर आपने प्रैक्टिस में ही अपने दिमाग को फिजिकल एग्जॉस्शन और पैनिक को इग्नोर करना सिखा दिया है तो मैच का प्रेशर आपको कभी तोड़ नहीं पाएगा। ये वाकई एक नेक्स्ट लेवल तैयारी है। और इसके साथ ही नायर ने प्रैक्टिस मैचेस को इतना इंटेंस बना दिया था, बिल्कुल मैच सिमुलेशंस की तरह, कि रियल मैच उन्हें कभी नया या डरावना लगा ही नहीं। तो इस पैनिक प्रूफ मेंटल कंडीशनिंग का असर जल्दी ही पूरी दुनिया ने देखा। 2021 के अंडर 19 एशिया कप फाइनल में उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ मैच जिताने वाली 56 रन की पारी खेली। और वो बस शुरुआत थी। हाँ, और फिर हुआ असली धमाका। 2022 का अंडर 19 वर्ल्ड कप जो वेस्ट इंडीज में हुआ था, अंकृश ने उस टूर्नामेंट में भारत के लिए सबसे ज्यादा 278 रन बनाए थे, जिसमें युगांडा के खिलाफ वो 144 रन की तबातोड़ पारी भी शामिल थी। और सबसे हैरानी की बात यह है कि उस वक्त वो सिर्फ 17 साल के थे। वही तो। अब आमतौर पर लॉजिकल प्रोग्रेशन ये कहता है कि अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतो, टॉप स्कोरर बनो और फिर आईपीएल ऑक्शन में सबसे महंगे बिक जाओ। पर यहाँ कहानी ने एक अजीब सा टर्न लिया। हाँ, उन्हें उस पहचान के लिए काफी लंबा इंतजार करना पड़ा था। बिल्कुल, उन्हें तुरंत कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला। केकेआर ने आखिरकार 2024 की ऑक्शन में उन्हें सिर्फ 20 लाख रुपए के बेस प्राइस पर खरीदा। ऐसा क्यों होता है? ये आधुनिक स्काउटिंग सिस्टम की एक रियलिटी है। आजकल फ्रैंचाइजेस सिर्फ U19 के आंकड़ों पर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करती, वो एक्चुअली देखती हैं कि क्या ये खिलाड़ी सीनियर लेवल के फास्ट बॉलर्स की 145 किलोमीटर पर आवर की पेस झेल सकता है। अच्छा, तो वो डोमेस्टिक परफॉर्मेंस और टेक्निक ज्यादा देखते हैं। एग्जैक्टली। क्या ये लड़का क्वालिटी रिस्क पिन को पढ़ सकता है? इसलिए उन्हें तुरंत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला। केकेआर के लिए वो 20 लाख की एक लो रिस्क इन्वेस्टमेंट थी उस टाइम पर। और उस 20 लाख के लो रिस्क इन्वेस्टमेंट ने जो रिटर्न दिया ना, वो अनबिलीवेबल था। कोई सोच भी नहीं सकता था उस परफॉर्मेंस की। I mean, दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ अपने डेब्यू इनिंग्स में ही उन्होंने महज 27 गेंदों में 54 रन ठोक दिए। पर यहाँ रन से ज्यादा उनका शॉट सिलेक्शन ध्यान खींचने वाला था। वो रिवर्स हिट्स, ओह माय गॉड। सही में एंड्रिच नॉटजे, रासिक सलाम और अक्षर पटेल जैसे दिग्गजों के खिलाफ उन्होंने पिकअप सिक्सेस और रिवर्स हिट्स लगाए। सोचिए, एंड्रिच नॉटजे जो दुनिया के सबसे तेज बॉलर्स में आते हैं, 145 प्लस की रफ्तार से बॉलिंग करते हैं और उनके सामने एक 18 साल का लड़का रिवर्स स्कूप खेल रहा है। वो सच में एक सररियल मोमेंट था आईपीएल का। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि ये मैकेनिक्स आखिर काम कैसे करते हैं। इतने तेज बॉलर के सामने रिवर्स शॉट खेलने का इतना आत्मविश्वास आता कहाँ से है? देखिए, ये पूरा खेल मसल मेमोरी और बॉलर की पेस को यूज करने का है। जब नॉच 145 की स्पीड से बॉल करता है ना, तो आपके पास सोचने का वक्त बिल्कुल नहीं होता। हाँ, बॉल तो पलक झपकते ही निकल जाती है। बिल्कुल। अगर आप शॉट खेलते वक्त सोचने लग गए तो गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जा चुकी होगी। अंकृश जो रिवर्स स्कूप खेलते हैं उसमें वो एक्चुअली खुद की पावर जनरेट नहीं करते। तो फिर बॉल बाउंड्री तक कैसे जाती है? वो सिर्फ बॉल की लाइन में आकर बैट का एंगल चेंज करते हैं और नॉर्जे की खुद की दी हुई पेस ही बॉल को बाउंड्री के बाहर भेज देती है। ये शॉट प्रैक्टिस में हजारों बार रिपीट किया जाता है, तब जाके ये सबकॉन्शियस लेवल पर एग्जीक्यूट होता है। तो वो 30 फ्लोर वाली फिटनेस और प्रैक्टिस यहाँ काम आती है। एग्जैक्टली। और ये वही आत्मविश्वास है जो उन्होंने नायर के साथ उन इंटेंस सेशंस में बिल्ड किया था। पहले सीजन में उन्होंने 155 की स्ट्राइक रेट से 163 रन्स बनाए और केकेआर आईपीएल चैंपियन भी बनी। मुझे ना ये पूरा सिनेरियो किसी फास्ट ग्रोइंग टेक स्टार्टअप जैसा लगता है। टेक स्टार्टअप, ये कंपैरिजन बड़ा दिलचस्प है। I mean, देखिए, जैसे अंकृश एक स्टार्टअप है, उन्होंने U19 में अपना प्रोडक्ट बनाया, फिर केकेआर ने 20 लाख देकर उनका एक सक्सेसफुल बीटा लॉन्च करवाया। सही बात है, टेस्टिंग फेज था वो एक तरह से। और जब प्रोडक्ट मार्केट में हिट हो गया, यानी जब उन्होंने नॉचे और एक्सर को डोमिनेट कर दिया, तो उन्हें तुरंत एक मैसिव सीरीज ऑफ फंडिंग मिल गई। ये फंडिंग वाली एनालॉजी बहुत परफेक्ट बैठती है, क्योंकि 2025 के सीजन के लिए केकेआर ने उन्हें
20 लाख से सीधा 3 करोड़ रुपए में रिटेन किया। आई मीन बेस प्राइस से सीधा 15 गुना ज्यादा की छलांग। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2025 में उन्होंने उस 3 करोड़ के टैग का वजन काफी अच्छे से उठाया। उन्होंने 300 रन्स बनाए उस सीजन में। बिल्कुल, पर मेरे पास जो नोट्स है ना, उनमें एक और बहुत ही फैसिनेटिंग डिटेल है, उनका स्पिन के खिलाफ डोमिनेंस। वो तो उनकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। मिडिल ओवर्स में यानी 7 से 16 ओवर के बीच, जहां आमतौर पर बाउंड्री सूख जाती हैं और स्पिनर्स गेम कंट्रोल करते हैं, वहां अंग्रिश ने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया 131.52 की स्ट्राइक रेट से, जो कि उस फेज में बहुत रेयर होता है किसी भी यंग प्लेयर के लिए। मैं हमेशा सोचती थी कि इन युवा खिलाड़ियों का स्पिन पर ये दबदबा मुंबई की लाल मिट्टी वाली टर्न लेती पिचेस की देन है, पर क्या से पिच आपको इतना इफेक्टिव बना सकती हैं, या उनकी टेक्निक में ही कुछ नया रेवोल्यूशन आ रहा है? पिच जरूर मदद करती है सीखने में, पर यहाँ एक्चुअली टेक्निक का पूरा एवोल्यूशन हो चुका है। अगर आप पहले की जनरेशन्स को देखें तो वो स्पिन खेलने के लिए बॉल के पिच होने का इंतजार करते थे। हाँ, पहले पढ़कर फिर खेलते थे। लेकिन अंग्रेज की जनरेशन बॉलर के हाथ से बॉल छूटने से पहले ही उसे रीड कर लेती है। वो सीधा उनकी रिस्क को देखते हैं। अच्छा, तो रिएक्शन टाइम और फास्ट हो जाता है। बिल्कुल। इसके अलावा अंक्रिश ने खुद कहा है कि वो सूर्य कुमार यादव को बहुत करीब से ऑब्जर्व करते हैं। सूर्य का सबसे बड़ा हथियार सिर्फ उनके शॉट्स नहीं है, बल्कि उनकी क्रीज अवेयरनेस और फील्ड मैनेजमेंट है। सूर्य तो वैसे भी ग्राउंड के हर कोने में खेलते हैं। वही चीज अंक्रिश भी सीख रहे हैं। वो क्रीज की डेप्थ का इस्तेमाल करते हैं, बॉलर को उसकी लेंथ से भटकाते हैं और पहले से फील्ड सेटअप पढ़कर ऐसी जगह शॉट मारते हैं जहां फील्डर ना हो। आई सी, ये तो एक चेस गेम जैसा हो गया। एग्जैक्टली। स्पिन को मारना अब सिर्फ ताकत का खेल नहीं रहा, ये एक्चुअली एक ज्योमेट्री पजल सॉल्व करने जैसा है, और अंक्रिश उसमें बहुत तेजी से माहिर हो रहे हैं। अब यहाँ पर आकर ना बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। आपके पास 3 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, आप आईपीएल जीत चुके हैं, बैटिंग में लोग आपको सूर्य कुमार यादव से कंपेयर करने लगे हैं। किसी भी नए लड़के का दिमाग खराब होने के लिए काफी है ये सब। वही ना, कोई भी 19 साल का लड़का सोचेगा कि बस अब यही काम करते हैं, लाइफ सेट है। लेकिन अंक्रिश ने आईपीएल 2026 के लिए फिर से 3 करोड़ में रिटेन होने के बाद एक नया ही चैप्टर खोल दिया। उन्होंने विकेट कीपिंग की इंटेंस प्रैक्टिस शुरू कर दी। ये सच में एक बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल मूव था उनका। और यहाँ मुझे थोड़ा पुशबैक देना है। एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन के पास अपनी बैटिंग टेक्निक को परफेक्ट करने के लिए ऑलरेडी हजारों चीजें होती हैं। हाँ, परफेक्शन का कोई अंत तो है नहीं बैटिंग में। तो क्या हर नई स्किल ऐड करने की ऐसी जिद, जैसे अचानक से ग्लव्स पहनकर विकेट कीपिंग शुरू कर देना, क्या ये एक डिस्ट्रैक्शन नहीं बन सकती? ऐसा ना हो कि टीम बैलेंस के चक्कर में उनका फोकस अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी बैटिंग से ही हट जाए। देखिए, आपका ये डर बिल्कुल वैलिड है अगर हम ट्रेडिशनल क्रिकेट के हिसाब से सोचें, पर अगर हम मॉडर्न फ्रैंचाइज क्रिकेट को देखें, जहां इम्पैक्ट प्लेयर रूल्स और हाइपर कंपेटिटिव स्क्वाड्स होते हैं, वहां फ्लेक्सिबिलिटी ही आपके सर्वाइवल का सबसे बड़ा टूल है। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी ही आगे बढ़ने का रास्ता है। बिल्कुल। विकेट कीपिंग उनके लिए एक डिस्ट्रैक्शन नहीं, बल्कि एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह है। केकेआर जैसी टीम में जहां स्टार प्लेयर्स की भीड़ होती है, अगर किसी दिन आपका बैट से फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा, पर आप एक रिलायबल कीपर हैं, तो आप प्लेइंग 11 में अपनी जगह बचा सकते हैं। ओह, दैट मेक्स सेंस। ये तो काफी स्मार्ट मूव है। ये उन्हें कैप्टन के लिए एक डुअल एसेट बनाता है, ना कि सिर्फ एक वन डायमेंशनल प्लेयर। हाँ, और ये ड्यूअल एसेट बनने का जुनून सिर्फ T20 फॉर्मेट तक ही सीमित नहीं है। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि उनका फोकस रेड बॉल क्रिकेट यानी टेस्ट फॉर्मेट पर भी पूरा है। उनके आइडल शुभमन गिल है ना, तो वो भी उन्हीं की तरह हर फॉर्मेट में डोमिनेट करना चाहते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में केविन पीटरसन का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कोट हमारे नोट्स में है। उन्होंने कहा था कि पुराने खिलाड़ियों को T20 की अल्ट्रा अग्रेसिव डिमांड्स के हिसाब से खुद को ढालने में बहुत मुश्किल आती थी। ये बात बिल्कुल सच है, ट्रांजिशन मुश्किल होता था पहले। लेकिन अंक्रिश जैसे खिलाड़ी इस इक्वेशन को ही पूरी तरह से उल्टा कर रहे हैं। ये लोग सीधे T20 की आक्रामकता को ही रेड बॉल क्रिकेट में ला रहे हैं। और इसका बहुत ही सॉलिड एग्जांपल उन्होंने हाल ही में रणजी ट्रॉफी में दिया था। वही ओडिशा के खिलाफ वाला मैच है ना? हाँ, उस फर्स्ट क्लास मैच में उन्होंने 92 रन ठोक दिए थे, जिसमें 13 चौके और 3 छक्के शामिल थे। ये कोई आम टेस्ट मैच की बैटिंग नहीं लग रही थी। ये तो सीधा T20 वाली स्ट्राइक रेट है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। ये एक्चुअली उस जेनरेशन गैप को दर्शाता है जो हम अभी क्रिकेट में देख रहे हैं।
पुरानी जनरेशन के लिए रेड बॉल का मतलब था डिफेंसिव टेक्निक, एक छोर संभालना और घंटों तक गेंद को ब्लॉक करना। और नए बच्चों के लिए? नई जनरेशन के डीएनए में ही स्ट्राइक रेट और इंटेंट फीड कर दिया गया है। उन्हें सिखाया गया है कि अगर लूज बॉल मिलती है, चाहे वो दिन का पहला ओवर हो या आखिरी, उसे बाउंड्री के बाहर भेज दो। यानी डर के आगे जीत है वाला कॉन्सेप्ट। एग्जैक्टली। वो आउट होने के डर से नहीं खेलते, वो गेम पर अपना इन्फ्लुएंस ना डाल पाने के डर से खेलते हैं। लेकिन इस बेखौफ खेल और लगातार सक्सेस की राह में एक बहुत ही डरावना स्पीड बम्प आया। हाँ, वो इंजरी वाकई बहुत खतरनाक थी। दिसंबर 2025 की बात है। विजय हजारे ट्रॉफी में उत्तराखंड के खिलाफ मैच चल रहा था। तनुष कोटियन गेंदबाजी कर रहे थे। एक कैच लपकते वक्त अंकुश ने डाइव लगाई और वो बुरी तरह जख्मी हो गए। उनके सिर और कंधे पर बहुत जोर की चोट आई थी उस वक्त। सिचुएशन इतनी सीरियस हो गई थी कि उन्हें ग्राउंड से स्ट्रेचर पर ले जाकर सीधे जयपुर के SDMH हॉस्पिटल में CT स्कैन के लिए भर्ती कराना पड़ा। ये डिटेल्स पढ़कर ही डर लगता है मुझे तो। किसी भी खिलाड़ी के लिए स्ट्रेचर पर ग्राउंड से बाहर जाना मेंटल ट्रॉमा दे सकता है। मैं वही सोच रही थी, फिजिकली रिकवर होना एक बात है, पर मेंटली उस डर से बाहर आना कितना मुश्किल होता होगा। देखिए, फिजिकल इंजरी से ज्यादा ना ये एक साइकोलॉजिकल इंजरी होती है। खेलते वक्त जब आप स्ट्रेचर पर आते हैं तो आपको लगता है कि आपका पूरा मोमेंटम छीन लिया गया है। एकदम से सब रुक सा जाता है। बिल्कुल। एक हफ्ते पहले आप बॉलर्स को डोमिनेट कर रहे थे और आज आप अकेले हॉस्पिटल के बेड पर सीलिंग देख रहे होते हैं। उस वक्त दिमाग अजीब अजीब सवाल पूछने लगता है, जैसे कि अब मेरा करियर आगे बढ़ेगा या नहीं। एग्जैक्टली। क्या मेरे रिफ्लेक्सेस वैसी रहेंगी? क्या KKR मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल तो नहीं कर देगी? क्या मैं वापस उस लेवल पर बॉल हिट कर पाऊंगा? ऐसे ढेरों सवाल। और ऐसे वक्त में वो पुरानी मेंटल कंडीशनिंग काम आती है, वही पीस फ्लोर्स वाली सीख। अब समझ आया उसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट। हाँ, कि जब सब कुछ खत्म लग रहा हो, वहां से दिमाग को वापस फोकस मोड में कैसे लाना है। और उस मेंटल टफनेस का प्रूफ उन्होंने अप्रैल 2026 के IPL सीजन में दे भी दिया। KKR की शुरुआत बेहद खराब हुई थी उस सीजन। पहले दोनों मैचेस वो मुंबई और SRH के खिलाफ हार गए थे। पूरी टीम प्रेशर में थी उस वक्त। पर उस लड़खड़ाती बैटिंग ऑर्डर में जो लड़का कुछ महीने पहले स्ट्रेचर पर था, वो एक अकेले योद्धा की तरह खड़ा रहा। अंकुश ने दोनों मैचेस में बैक टू बैक हाफ सेंचुरीज लगाई। MI के खिलाफ 51 रन और फिर SRH के खिलाफ महज 27 गेंदों में 50। ये उनकी फॉर्म की वापसी का बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। लेकिन इस SRH वाले मैच में ना एक कंट्रोवर्सी हो गई थी। KKR 227 रन चेज कर रही थी। फिन एलन 8वीं गेंदों पर 27 रन बनाकर आउट हो चुके थे। फिर अंकुश को इनिंग संभालनी पड़ी। हाँ, उन्होंने अजिंक्य रहाणे और रिंकू सिंह के साथ अहम साझेदारियां की, 37 और 46 रन की, और KKR को गेम में वापस लाया। पर तभी रिंकू सिंह के साथ एक रनआउट का मिक्सअप हो गया। वो मिक्सअप बहुत कॉस्ट कर गया KKR को। अंकुश आउट हुए और उसके बाद पूरी KKR की टीम 161 पर ढेर हो गई। इस हार के बाद माहौल इतना टेंस था कि कैप्टन रहाणे प्रेस कॉन्फ्रेंस में विजिबली फ्रस्ट्रेटेड थे अपनी स्ट्राइक रेट को लेकर। और इस पूरे इंसिडेंट के बाद ही वीरेंद्र सहवाग ने उन पर अपनी ऑब्जर्वेशन दी थी। सही कहा। सहवाग ने कहा कि अंकुश की बैटिंग ब्रिलियंट थी, लेकिन उन्हें ऐसी अच्छी शुरुआत को मैच विनिंग इनिंग्स में बदलना विराट कोहली से सीखना चाहिए। सहवाग का पॉइंट था कि उन्हें 18वें या 20वें ओवर तक पिच पर टिकना चाहिए था। इस कमेंट ने क्रिकेट सर्कल्स में काफी डिबेट खड़ी कर दी थी। और अब यहाँ मुझे एक सीरियस डिबेट दिखती है, मैं मजाक नहीं कर रही। मुझे लगता है कि ये क्रिटिक थोड़ी अनफेयर है। I mean, T20 क्रिकेट अब कम्प्लीटली बदल चुका है ना? हाँ, फॉर्मेट तो बहुत इवॉल्व हो गया है पिछले कुछ सालों में। आज के टाइम पे पर स्कोर ही 220 के आसपास होता है। एक 20-21 साल का लड़का जो एक सीरियस इंजरी से वापस आ रहा है, वो अकेले 200 के स्ट्राइक रेट से टीम का भार उठा रहा है। तो क्या हम आज के मॉडर्न फॉर्मेट में उससे वही 90s या अर्ली 2000s वाली एंकरिंग की उम्मीद कर सकते हैं? पॉइंट तो वैलिड है आपका। अगर अंकुश 20वें ओवर तक टिकने के चक्कर में अपना स्ट्राइक रेट गिरा लेते, तो क्या तब वही लोग उनकी आलोचना नहीं करते? ये विराट कोहली बनने का प्रेशर एक नए खिलाड़ी पर डालना क्या उसकी नेचुरल और आक्रामक गेम को खराब नहीं करेगा? देखिए, मैं आपकी इस बात से पूरी तरह एग्री करता हूँ कि T20 का टेम्पलेट बदल गया है और आज एंकर रोल लगभग खत्म ही हो गया है।
पर यहाँ सहवाग का मतलब ना एंकरिश को एंकर बनाने से बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो उनका कहना आखिर था क्या? उनकी आलोचना स्ट्राइक रेट गिराने के बारे में नहीं थी। सहवाग बेसिकली गेम अवेयरनेस की बात कर रहे थे। विराट कोहली का एग्जांपल देने का मतलब डिफेंसिव खेलना नहीं है, उसका मतलब है उस स्टेज पर आकर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा और समझाइए। सहवाग ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि अगर आप उस दिन 27 बॉल में 50 पर खेल रहे हैं और बॉलर को पूरी तरह पढ़ चुके हैं तो फिर किसी नए बैट्समैन पर भरोसा मत कीजिए कि वो आकर गेम खत्म करेगा। रन आउट में मिक्सअप हुई क्योंकि शायद पैनिक या मिसकम्युनिकेशन था। हाँ, वहाँ गलती तो हुई थी। तो सहवाग उन्हें बस ये बता रहे हैं कि एक अच्छा खिलाड़ी 50 बनाता है, पर एक महान खिलाड़ी उस 50 को अपनी पेस पर कंट्रोल करके मैच को फिनिश करता है। ये उनकी क्रिटिसिज्म नहीं है, ये एक्चुअली उस युवा खिलाड़ी को मैच फिनिशर का टैग देने का इनविटेशन है, एक भरोसा है। ओह, अब समझ आया। सो वो उन्हें एक फिनिशर का स्टैंडर्ड दे रहे हैं, Almost. नॉट जस्ट अ कंट्रीब्यूटर। Exactly. और फ्रैंचाइज क्रिकेट का स्टैंडर्ड यही है अब। ये एंगल सच में इस कमेंट का पूरा पर्सपेक्टिव चेंज कर देता है। अगर फ्रेंचाइज क्रिकेट में आपको 3 करोड़ मिल रहे हैं और आप नंबर 3 पर खेल रहे हैं तो आपसे यही एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप न सिर्फ रन बनाएं बल्कि मैचेस जीत कर ही वापस पवेलियन आए। बिल्कुल, एक्सपेक्टेशंस का लेवल ही अलग हो जाता है। तो इस पूरे गहरे विश्लेषण से आखिर हम कहाँ पहुंचे? अगर अंकुरिश रघुवंशी की स्टोरी को हम समराइज करें तो ये सिर्फ एक U19 टैलेंट के IPL स्टार बनने का सीधा और आसान रास्ता बिल्कुल नहीं है। नहीं, आसान तो दूर दूर तक नहीं है। ये स्टोरी है अभिषेक नायर के उस सिस्टम की जहां बच्चों को मेंटली आयरन क्लैड बनाया जाता है। ये स्टोरी है खुद को बार बार इवॉल्व करने की, चाहे वो स्पिन खेलने का नया तरीका ढूंढना हो या अचानक से विकेट कीपिंग सीखना। और सबसे बढ़कर ये उस रेजिलियंस की कहानी है, स्ट्रेचर से निकलकर वापस 27 गेंदों में 50 ठोकने की कहानी। मैं पूरी तरह सहमत हूँ और इसी के साथ ये कहानी आधुनिक क्रिकेट के उस चेंजिंग फेस को भी दर्शाती है जिसमें सब कुछ बदल रहा है। जहां पहले प्लेयर्स एक सेट टेम्पलेट से आते थे, वहां अब हम एक हाइब्रिड जनरेशन देख रहे हैं जो T20 और टेस्ट क्रिकेट की बाउंड्रीज को लगभग मिटा रही है। सही बात है। और इसी पॉइंट से एक बड़ा ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल निकल कर आता है जो मैं चाहूंगी कि हमारे सुनने वाले इस चर्चा के बाद जरूर सोचें। हमने बात की कैसे अंकुरिश ने 11 साल की उम्र में दिल्ली छोड़ दी और वो मुंबई में आकर KKR कोच अभिषेक नायर के पास ट्रेंड हुए, जो कि बहुत ही नॉन ट्रेडिशनल रास्ता था। हाँ बिल्कुल। तो अगर आज 11 साल के ये एक्सेप्शनल टैलेंट्स हमारी ट्रेडिशनल स्टेट एसोसिएशंस की जगह सीधा इन हाईली फंडेड और स्पेशलाइज्ड फ्रैंचाइज कोचेस की शरण में जा रहे हैं, तो क्या आने वाले कुछ दशकों में हमारा ट्रेडिशनल स्टेट लेवल यानी राज्य स्तर का क्रिकेट स्ट्रक्चर अपनी पहचान खो देगा? ये बहुत वैलिड डर है आने वाले वक्त के लिए। क्या हम धीरे धीरे यूरोपियन फुटबॉल मॉडल की तरफ तो नहीं जा रहे हैं जहां हर यंग किड सिर्फ किसी मैनचेस्टर यूनाइटेड या रियल मैड्रिड की एकेडमी में बड़ा होना चाहता है, ना कि अपने लोकल क्लब में? सही कहा, वो शिफ्ट ऑलरेडी दिखना शुरू हो गया है। क्या KKR, MI और CSK की एकेडमीज ही इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर फ्रेमवर्क बनने वाली हैं आगे चलकर? ये एक ऐसा शिफ्ट है जो पूरे क्रिकेट इकोसिस्टम को बदल सकता है और ये एक ऐसी बात है जिस पर आगे जरूर सोचा जाना चाहिए। एक बहुत ही दिलचस्प और गहरा सवाल छोड़कर जा रहे हैं हम आज। बिल्कुल। तो इस सवाल के साथ आज के इस गहरे विश्लेषण में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और रोचक चर्चा के साथ।